नमस्ते इंडिया। हाँ बिल्कुल सही सुना, ये नमस्ते इंडिया ट्रिपल एच ने खुद ही बोला है, कोई एआई वर्जन नहीं है भाई। ट्रिपल एच ने खुद एक नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर ऑफिशियल वीडियो जारी की है और डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया हैंडल के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर ये बात जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दी है ट्रिपल एच ने कि 1 अप्रैल से डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया जो है, इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी और कहीं नहीं, यानी कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क से इसका नाता कट जाएगा। तो इसके ऊपर जरूर बात करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक, एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी बनती है। लेकिन भाई आजकल स्मैकडाउन की बात करें तो भाई मैं सोनी लिव पर देखता हूं तो वहां पर भाई हिंदी का जो ऑप्शन है वो विजिबल नहीं हो रहा है। भाई हिंदी कमेंटेटर्स कहां चले गए हैं? लगता है वो नेटफ्लिक्स का फॉर्म भरने चले गए हैं भाई। अब उन्हें नई जॉब चाहिए होगी ना भाई, तो शायद वो नेटफ्लिक्स वालों के पास गए हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। वेल हम जो है स्मैकडाउन की बात करते हैं। आज जो शो के ऊपर हुआ था थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक शो था, लेकिन बहुत सारी चीजें थी, बात करने को बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन भाई उससे पहले ये जॉन सीना की जो क्लिप दिखा रहे हैं ना भाई, हर रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं ना भाई, और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ये भाई और ज्यादा गूज़बम्स वाली फील देता है भाई। सच में गूज़बम्स आते हैं अभी भी इस चीज को देखकर जो एलिमिनेशन चेंबर में हुई थी। वेल स्मैकडाउन के ऊपर आते हैं भाई। स्मैकडाउन पे बहुत कुछ हुआ था, काफी सारे मैचेस हुए थे और काफी शॉकिंग चीजें देखने को मिली है भाई। ट्रिपल एच भाई आजकल कुछ ज्यादा ही शॉकिंग चीजें दे रहा है क्योंकि उसने चीजों को दिल पे ले लिया भाई, उन बातों को दिल पे ले लिया है भाई जो पिछले कुछ टाइम में हमने उसे सुनाई है कि तेरी सारी चीजें प्रेडिक्टेबल होती है, कुछ शॉकिंग नहीं देता है। तो भाई अब इतनी सारी अनप्रेडिक्टेबल चीजें कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। वेल स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं। द एपेक्स पैराडाइडर रैंडी ऑर्टन वो अपनी पूरी एंट्रेंस करके रिंग के अंदर आते हैं और वहां पर वो स्टार्ट में ही नाम लेते हैं जॉन सीना का, जिसके बाद सीना सक के नारे लगने लगते हैं। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि देखो सीना वो बंदा है जो इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर रहा है हमेशा, लेकिन अब वो जो है रॉक के नीचे काम कर रहा है, यानी कि रॉक के बॉटम में काम कर रहा है। मैंने लगता है अभी अभी रॉक बॉटम की एक नया मीनिंग निकाल दिया भाई, खुद रैंडी ऑर्टन ऐसा कहते हैं। रॉक बॉटम का मतलब है रॉक के नीचे काम करना, जो जॉन सीना कर रहा है। लेकिन जॉन सीना की बात करें तो मैं और यानी कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना हम दोनों हमेशा ही काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, ऐसा रैंडी ऑर्टन कहते हैं। हमेशा जो है हमारी चीजें जो है पैरेलल चली हैं और वो मेरा हमेशा काफी अच्छा दोस्त रहा है। इस इंडस्ट्री में मेरे काफी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकता हूं और उन्हीं में से एक है केविन ओवेंस। आज मैं तुम सबको सच बताता हूं केविन ओवेंस कर क्या रहा है। उसने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया, क्यों? वो उससे लड़ रहा था, क्योंकि कोडी ने रोमन का साथ दिया था? नहीं, वो लड़ रहा था क्योंकि वो कोडी से जलता है। उसके पास जो गोल्ड है उसके कंधे पर, कोडी के पास, वो उस गोल्ड से जलता है क्योंकि उसे वो सारे लाइमलाइट चाहिए केविन ओवेंस को, इसलिए वो उससे जलता है, इसलिए वो उसका करियर खत्म करने पर तुला हुआ था। उसने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया क्योंकि उसे दिख रहा है कि सैमी ज़ेन उससे ज्यादा बड़ा सुपरस्टार बन रहा है, इसलिए वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर रहा था, उसका करियर खत्म कर रहा था। और जब मेरी बात आती है उसने मेरे साथ जो किया कि मैं उसके रास्ते का कांटा बन चुका था, क्योंकि वो जानता है कि मैं कोडी रोड्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसलिए उसने सबसे पहले मुझे वहां से हटाया और मेरे ऊपर एक बैंड पाइल ड्राइवर मूव हिट किया, जिसका बदला तो मुझे लेना ही था। इस वजह से मैं वापस आया यहाँ पर, इसी रिंग में, इसी रैंप से चलकर यहाँ पर आया। उसे यहाँ पर एक आरकेओ हिट की और उसके बाद हो जाना चाहिए था सब खत्म, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे काफी अच्छा लगता है, जो पिछले 10 सालों में मुझे नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे वो चीज पसंद है। और जानते हो वो क्या है? वो आवाज है जो मेरे दिमाग में हमेशा आती है, वो फिर से आनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि जरा थोड़ा सा पीछे जाओ और भाग कर आओ और इस गधे का सर जो है धड़ से अलग कर दो, पूरी तरीके से मिटा दो इसे। आवाजों ने मुझे ऐसा कहा। तो सुन ले केविन ओवेंस, जब अगली बार तू सामने आएगा तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे फैमिली मेंबर्स जो है वो तेरी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे और मैं सबको दिखा दूंगा कि जो है पैट मैकेफी सेकंड ग्रेटेस्ट पंटर है इस डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो भाई पैट मैकेफी को क्यों रैंडी ऑर्टन बीच में लिया है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हालांकि हाँ भाई वो बॉल्स को किक करता है, अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन की पंट की अलग लेवल की चीज है भाई, वो भी बैंड मूव है। लेकिन भाई ये था पूरा हिंदी वर्जन जो रैंडी ऑर्टन ने कहा। भाई अब सोनी वाले तो कर नहीं रहे भाई, तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। वेल भाई ये प्रोमो जो है काफी बढ़िया था, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने थोड़ा ज्यादा खींच दिया भाई, इसलिए मुझे थोड़ा लंबा फील हुआ भाई, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को इतना बड़ा प्रोमो कट करते हुए देखने की आदत नहीं है भाई, मुझे उसे सिर्फ आरकेओ मारते हुए देखने की आदत है। लेकिन भाई अच्छा था, रैंडी ऑर्टन ने काफी फायर्ड अप तरीके से शुरुआत तो करवा दी थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। उसके बाद जो है हमें बैक स्टेज में एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर टिफानी स्ट्रैटन निक ऑल्डर्स से बात कर रही होती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन बीच में आ जाती है, जहां पर चेल्सी ग्रीन टिफानी स्ट्रैटन की आपस में बहसबाजी होने लगती है। तो टिफानी कहते हैं कि मैं इस पाइपर को तो अभी मिटा सकती हूँ, क्यों ना मैं इससे आज रात एक मैच कर लो। चेल्सी कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए काम करती है और आज इसे मेरा साथ देना होगा मेरे मैच में, तो ये तुमसे नहीं लड़ सकती। लेकिन भाई निक ऑल्डर्स कहते हैं कि ये कैसी बकवास बात कर रही हो, पाइपर नेविन तुम्हारे लिए काम नहीं करती है, चेल्सी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम करती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक बेहतरीन चीज दिख रही है, टिफानी स्ट्रैटन वर्सेस पाइपर नेविन का मैच होगा अभी इसी वक्त। तो यहाँ पर टिफानी स्ट्रैटन वर्सेस पाइपर नेविन का एक मैच होता है जो कि भाई ठीक ही था। एंड में यहाँ पर पाइपर नेविन अपना फिनिशर हिट करने जाती है, लेकिन टिफानी नीचे से हट जाती है और फिर टिफानी स्ट्रैटन अपना प्रीटियस मूव शॉट
शॉट एवर हिट करके पिन करके इस मैच को जीत जाती है और सेलिब्रेट कर रही होती है मैं अब विक्ट्री को। लेकिन तभी वहां पर पीछे से चार्लेट फ्लेयर आती है, चीप शॉट हिट करती है टिफानी स्ट्रैटन के ऊपर। उसके बाद उन्हें फिगर 8 लेग लॉक में डाल देती है यहाँ पर और एक स्टेटमेंट दे देती है, यानी कि भाई ये दोनों जो है अपने रेसलमेनिया मैच को यहाँ पर हाइप कर रहे होते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज में चेल्सी ग्रीन जो है पाइपर नेवन को समझा रही होती है कि देखो तुम्हें मेरा साथ देना तो जल्दी उठो यहाँ से चलो। लेकिन ज़ेलेना वेगा आकर चिढ़ा के चली जाते हैं यहाँ पर चेल्सी ग्रीन को और यहाँ पर चेल्सी ग्रीन जो है पाइपर नेवन की टाई पकड़कर उसे खींच के ले जाती है कि चल मुझे तेरी मदद की जरूरत है मैच में। और फिर पाइपर नेवन यहाँ पर चेल्सी ग्रीन अपनी एंट्रेंस करती है और एंट्रेंस के और जो उन्होंने कपड़े पहने थे क्योंकि उनकी एक स्ट्रीट फाइट होने वाली है तो यहाँ पर वो मिक फोली के कपड़े पहनकर आई थी भाई, मतलब सेम वही स्टाइल था। और भाई ये स्ट्रीट फाइट का कौन सा रूल है कि तुम्हें स्ट्रीट वाले कपड़े पहनकर आने होंगे, मतलब ये रूल बुक में तो नहीं है लेकिन ये लोग ऐसे ही कर देते हैं भाई स्ट्रीट फाइट को स्ट्रीट फाइट दिखाने के लिए। शो के ऊपर मीचेन तो भाई पहले ही सारा सामान लेके आ जाती है और मीचेन वर्सेस चेल्सी ग्रीन का ये स्ट्रीट फाइट शुरू होती है और भाई मीचेन तो भाई काटने लगती है भाई चेल्सी ग्रीन को, स्ट्रीट फाइट है तो भाई ऐसे कुत्ते की तरह ही काटेंगे और क्या। लेकिन यहाँ पर चेल्सी ग्रीन भाई रस्सी से बांधकर खींचती है और गला तक घोटने के पे आ जाती है। लेकिन मीचेन यहाँ पर पलटवार करती है, एक्सटेंशन का भी यूज करती है इसमें मीचेन और उसके बाद टेबल निकालने आती है। लेकिन हर बार जब टेबल निकालने आती है पूरा अरेना टेबल चिल्ला रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट भाई हील बंदों का काम है कि टेबल का यूज नहीं होने देना है क्योंकि जो फैंस को चाहिए वो नहीं देना है। इसलिए चेल्सी ग्रीन पाइपर नेविन रोक रहे होते हैं। यहाँ पर एक कोस्ट टू कोस्ट हिट करवाती है पाइपर नेविन चेल्सी ग्रीन से, वो भी भाई उस ट्रैश कैन का यूज करके। बी फैब आती है और पाइपर नेविन को यहाँ से लेकर चली जाती है। चेल्सी ग्रीन चिल्लाती है पाइपर कहाँ चली गई, वापस आ। लेकिन उसका चक्कर में भाई मीचेन जो है बुरी तरीके से पीटती है यहाँ पर चेल्सी ग्रीन को और उसके बाद वो टेबल अगेन निकाल कर ले आती है रिंग के अंदर फाइनली और टेबल सजा रहे होते हैं। लेकिन चेल्सी ग्रीन बोलते हैं कि अब मैं सजाऊंगी और फिर चेल्सी ग्रीन मारने जाते हैं टेबल के ऊपर, लेकिन पलटवार करके अपना ईट डिफीट हिट करती है मीचेन चेल्सी ग्रीन के ऊपर और वो टेबल के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन जब चेल्सी ग्रीन टेबल के ऊपर गिरती है तो भाई टेबल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसका एक डंडा भाई नीचे हो जाता है। लेकिन मीचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो जाती है और अपना सेंटोन हिट करती है, टेबल के टुकड़े होते हैं, पिन होता है। लेकिन यहाँ पर कोई मिस्ट्री बंदा आ जाता है यानी कि एक मिस्ट्री वुमेन और वो आकर चेल्सी ग्रीन को बाहर खींच लेती है और पता चलता है कि आल्बा फायर है भाई, आल्बा फायर का रिटर्न होता है। कैनेडियन ड्राइवर हिट करती है वो रिंग के अंदर आकर मीचेन के ऊपर और फिर चेल्सी ग्रीन को पिन करवा के जितवा देती है यानी कि रिटेन करवा देती है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को स्ट्रीट फाइट में। और आल्बा फायर ने ज्वाइन कर लिया है अब चेल्सी ग्रीन को। तो भाई अब तुम सोचोगे भाई आल्बा फायर को तो यहाँ से निकाल दिया था ना भाई WWE वालों ने, तो भाई मैंने जाकर दोबारा वो न्यूज चेक की और मुझे पता चला कि भाई इल्जा डॉन को निकाला था यानी कि आल्बा फायर की फ्रेंड जो थी ना, जो उनकी पार्टनर थी, टैग टीम पार्टनर, उनको WWE ने फायर किया था, आल्बा फायर को नहीं। तो उनके लिए कुछ प्लान्स बन रहे थे जो अब जो है चेल्सी ग्रीन के साथ वो फिट हुई तो उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया है। तो भाई मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था ये कि आल्बा फायर वापस कैसे आ गई, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि भाई शायद इल्जा डॉन के साथ इन्हें भी फायर कर दिया है WWE ने। खैर अच्छी बात है भाई, आ गई तो मुझे तो पसंद ही है भाई थोड़ी बहुत ये। वेल इसके बाद जो है यहाँ पर निक ऑल्डिस बन जाते हैं मैथ के टीचर। वो बताते हैं कि हमारे जो टैग टीम डिवीजन है उसमें क्या कुछ चल रहा है, पूरा बोर्ड के ऊपर एक समरी देते हैं, अच्छे से समझाते हैं मार्कर से कि भाई देखो ये टीम इससे लड़ रही है, ये टीम इससे लड़ रही है, इस वजह से इनका केओस हो रहा है। तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है, अगले हफ्ते जो है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच होगा। स्ट्रीट प्रॉफिट को उनकी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मैंने उनसे वादा किया था अगेंस्ट DIY अगले हफ्ते। लेकिन आज रात एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होगा जिसमें जो भी जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। जो भी आगे जीतेगा फिर उसे चैंपियनशिप पर मौका मिलेगा। मतलब कि भाई ये निक ऑल्डिस नाम का बंदा हमें एक लैडर मैच नहीं देखने देगा रेसलमेनिया में, है ना, यही दिखाना चाहता है भाई ये। सच में भाई एडम पियर्स होता तो वो एक लैडर मैच सेट कर देता, वो इतना दिमाग नहीं लगाता भाई, लेकिन भाई ये निक ऑल्डिस है, दिमाग लगाना इसका काम है, इसलिए तो ये बेस्ट मैनेजर है फिलहाल के टाइम पर। पहले इसके बाद शो के ऊपर ये ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होता है, डडली लॉस गार्जास और मोटर सिटी मशीन गन्स होते हैं इस मैच में और स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग में भाई आपस में एक दूसरे को टैग लेने लगते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद एक ब्रॉल होता है। ब्रॉल में भाई यहाँ पर लॉस गार्जास अपना जलवा दिखाते हैं और ये जो मूव शॉट हिट करते हैं ना भाई ये काफी बढ़िया था। एंड में यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन अपना फिनिशर हिट करने जाते हैं, लेकिन प्रिटी डडली फिनिशर को ब्रेक करके यहाँ पर रोल अप पिन करके जीत जाते हैं भाई इस मैच को, वो जीत कर निकल लेते हैं प्रिटी डडली भाई। मतलब ये काफी अपसेट कह सकते हैं भाई इसे कि प्रिटी डडली जो है जीत गए इस मैच को। खैर मुझे अच्छा लग रहा है भाई, मेरे लिए मैं तो सपोर्ट करता हूँ भाई प्रिटी डडली को, तो अच्छी बात है भाई। इसके बाद जो है बैक स्टेज में एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर सैंटोस एस्कोबार लॉस गार्जास को समझा रहा होता है कि देखो तुम लोगों ने अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी भी गवा दी, जो मैंने तुम्हें हाथों में परोस के दी थी, तुम वो भी नहीं जीत पाए। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि तुम ये करो, मैं ये चाहता हूं कि तुम करो। तो सिंपली भाई सैंटोस एस्कोबार नाराज है लॉस गार्जा से, जिसके बाद यहाँ पर गार्जा और सैंटोस तो चले जाते हैं लेकिन हुम्बर्टो अकेला होता है। और तभी यहाँ पर एक पुराना दोस्त आकर हुम्बर्टो से मिलता है अंद्रादे और वो कहता है कि देखो मैं जानता हूं तुम इन सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो जरा अपने आप को पहचानो और बदलो अपने आप को, छोड़ दो इनका पीछा।
अच्छा तो भाई तुम लोगों के लिए ये सेगमेंट जो है, मतलब ये वाला जो सीन था ना, जब हुम्बर्टो और अंद्रादे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए एक आम बात हो सकती है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है भाई। मुझे ये देखकर वो समय याद आ गया जब अंद्रादे, हुम्बर्टो और एंजल गार्जा एक साथ एक टीम में होते थे और ये लोग रूल करते थे भाई, ये शो को स्टील करते थे, ये शो चलाते थे भाई एक टाइम पर। तो भाई मुझे तो पसंद था भाई उस टाइम पर ये लोग जो भी करते थे। उसके बाद इनका ब्रेकअप भी हुआ था, तो भाई बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी वो। लेकिन अब जो है अंद्रादे, समझ रहा हूँ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हुम्बर्टो और गार्जा को अचानक से ऊपर लेकर आए और अब हुम्बर्टो को शायद एक सिंगल्स डिवीजन में लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भाई मैं पर्सनली चाहता हूं कि हुम्बर्टो कर लो सिंगल्स डिवीजन में आ जाए और थोड़ा बहुत चमके भाई, क्योंकि भाई वो काफी अमेजिंग रेसलर है भाई। तुम नहीं समझ सकते भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको लड़ते हुए सिंगल्स डिवीजन में, भाई मैंने उसे देखा है तो मैं जानता हूँ वो कितना टैलेंटेड है, वो किस तरीके से मूव्स, किस तरीके से वो मैचेस देता है भाई। उसने अपना पहला ही मैच 5 स्टार दिया था भाई, तुम सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट उसका डेब्यू हुआ था भाई। वैसे भाई इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई पोपट कर देते हैं भाई आजकल WWE वाले, कुछ भी दिखाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या होता है आगे के लिए। हो जाए तो भाई अच्छा ही, अगर हुम्बर्टो को जो है सिंगल्स डिवीजन में भेज दे। वेल इसके आगे चलती हैं, बियंका बेलेयर वर्सेस इयो स्काई का मैच जो है ऑफिशियल हो चुका है, उसके पोस्टर छप चुके हैं और जेड कारगिल ने आकर नाओमी के ऊपर अटैक किया था, तो बियंका बेलेयर उस चीज को एड्रेस करने वाली है आज स्मैकडाउन के ऊपर। तो स्मैकडाउन बियंका बेलेयर यहाँ पर आती है और वो ये कहते हैं कि देखो मैं काफी कंफ्यूज हूँ, देखो मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या करूँ, मैं खुश हो जाऊँ कि मैं रेसलमेनिया में जा रही हूँ एक चैंपियनशिप मैच के लिए, और अंदर से मैं दुखी हूँ कि मेरी जो फ्रेंड्स है वो आपस में लड़ रही है और मैं नहीं जानती वो क्यों लड़ रही है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं इस चीज के लिए, मैं जवाब चाहती हूँ। वो दोनों जो है ना तो मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ नाओमी तुम स्टेज में हो तो जल्दी बाहर आ जाओ। तो भाई नाओमी यहाँ पर बाहर आती है और बियंका बेलेयर पूछती है कि बताओ अब क्या हो रहा है ये। तो नाओमी भाई बताने के बजाय पता है क्या कहने लगते हैं कि देखो तुम जानती हो ना मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैं थी वो जो तुम्हारे लिए खड़ी हुई, जब जेड यहाँ चली गई तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे टाइटल्स को रिलिंक्विश होने से बचाया। तो बियंका बेलेयर कहते हैं कि देखो ये सब बातें नहीं करनी, मुझे जानना है कि क्या तुमने अटैक किया या नहीं जेड कारगिल के ऊपर। तो नाओमी कहती है कि देखो मैं देख रही हूँ जेड कारगिल क्या कर रही थी, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, वो तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। तो बियंका बेलेयर कहते हैं क्या मैं चुप कर, मुझे ये बता हाँ या ना, तूने अटैक किया या नहीं। तो फाइनली भाई किसी तरीके से रो धो के भाई यहाँ पे चिल्ला विल्ला के, मतलब भाई इनकी लड़ाई ऐसे हो रही थी जैसे पड़ोस में भाई 2 आंटियों की लड़ाई हो जाती है, वैसा कुछ। फाइनली एंड में कह ही देती है नाओमी के हाँ मैंने किया था वो, जिसके बाद भाई बियंका बेलेयर रोने लगती है और कहती है कि देख अब तो हमारे पास जो भी कुछ था तेरे और मेरे बीच में वो सब खत्म हो चुका है। नाओमी काफी समझाने का ट्राई करते हैं कि देख वो तेरा यूज कर रही थी, तेरी ताकत का हमेशा स्पॉटलाइट में आना चाहती थी। बियंका बेलेयर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन नाओमी कहते हैं कि हाँ हाँ जो तुम जाओगी ही, हमेशा लोग यही करते हैं, जब भी मुझे अपने लिए कुछ करना होता है लोग मेरा साथ देते नहीं है, मुझे धोखा देते हैं, और अब तुम भी वही कर रही हो। हाँ जाओ अब तो तुम खुश हो ही जाओगी ना कुतिया। भाई सच में यही कहा था उसने, बीच का मतलब कुतिया ही तो होता है और क्या होता है भाई। जिसके बाद भाई बियंका बेलेयर के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से जेड कारगिल फाइनली शो के ऊपर आ जाती है। जेड कारगिल में आती है और बियंका बेलेयर कहते हैं कि हाँ जाओ मारो मुझे। तो यहाँ पर जेड कारगिल रिंग के अंदर जाती है, नाओमी भागने लगती है, नाओमी को पकड़ कर रिंग के अंदर लाती है, फिनिशर हिट कर देती है यहाँ पर नाओमी के ऊपर, और स्ट्रेट यहाँ पर इनका जो है मैच बन जाएगा शायद रेसलमेनिया तक। तो भाई ये जो भी सेगमेंट था ना भाई, ये सच में भाई काफी इमोशनल और फीलिंग से भरा तो था, क्योंकि भाई जिस तरीके से इसमें ईयर्स का जिस तरीके से यूज किया गया, जिस तरीके से चिल्ला रहे थे और जिस तरीके से इन्होंने इस सेगमेंट को जिस तरीके से इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया, तो भाई वो तुमने शायद नहीं भी देखा होगा, हो सकता है कि लोगों को घटिया भी लगा हो, क्रिंज लगा हो कि भाई किस तरीके से रो धो के भाई प्रोमो कट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भाई वो रियल वाली फील थी, वो रियलिज्म था इसमें भाई। एक्चुअल में जब 2 महिलाएं आपस में बहस करती हैं बुरी तरीके से किसी बात को लेकर, तो वो किस तरीके से होती है, तो ये वही चीज थी भाई। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, बाकी वरना तो थोड़ा बहुत क्रिंज तो था ही। और ऊपर से भाई फाइनली वो चीज भी हमें पता चल गई कि नाओमी ने ही अटैक किया था, वो रिवीलेशन भी हो गया, बता दिया नाओमी ने कि मैं नहीं किया था, आई डिड इट फॉर यू, ऐसा भी कहा भाई नाओमी ने, कहा कि बियंका बेलेयर मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मतलब कि भाई वही अपने ससुर वाली चीज दिखा दी भाई, रिकोशी वाली, क्योंकि जिमी ऊसो की वाइफ है, तो जब भाई जिमी ऊसो का बाप रिकोशी है, तो भाई रिकोशी ने एक टाइम पर किया था कि द रॉक मैंने ये तेरे लिए किया था, मैंने उससे बंदे को गाड़ी से ठोका सिर्फ तेरे लिए। तो भाई ऐसी बातें जो है ब्लड लाइन में ऐसी बातें चलती रहती है भाई कि मैंने तेरे लिए किया, आई लव यू वगैरह की बातें। ब्लड लाइन से याद आया, इसके बाद जो अगली चीज है वो ब्लड लाइन से रिलेटेड है। ब्रॉन स्ट्रोमन शो के ऊपर आते हैं, क्योंकि उनका मैच होता है अगेंस्ट सोलो सिकोआ भी शो के ऊपर आते हैं। मैच की घंटी बजती है, ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी स्ट्रोमन एक्सप्रेस चलाने जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ पलटवार करके स्टील स्टेप्स में फेंक देते हैं। उसके बाद मैच ऐसे ही चलता रहता है स्लो पेस के ऊपर, और वही सोलो सिकोआ एक टाइम पर समॉन ड्रॉप
हिट करते हैं उठाकर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को, वो काफी बढ़िया मोमेंट था। उसके बाद सोलो सिकोआ हिप अटैक हिट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर पलटवार करते हैं और फिर जैसा क्रॉस बॉडी हिट करते हैं, अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद स्ट्रोमन एक्सप्रेस भी चलाते हैं, रिंग के अंदर आते हैं। सोलो सिकोआ एक सुपर किक से पलटवार करता है, लेकिन उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन अगेन पलटवार करके फाइनली एक पावर स्लैम हिट कर देता है, पिन करता है। लेकिन तभी तामा थोंगा आकर अटैक कर देता है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। मैच की धज्जियां उड़ जाती है, टन टन टन, मैच का सत्यानाश हो जाता है यहाँ पर। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन तामा थोंगा को धोने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जेकब फाटू की एंट्रेंस बचती है, वो आथू था करके यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और डिफाइन हो रहा था भाई यहाँ पर, क्योंकि दोनों जिस तरीके से खड़े थे पूरा अरीना चिल्ला रहा था भाई वाह क्या मजा आने वाला है। दोनों मॉन्स्टर आपस में भिड़ जाते हैं, सुपर किक्स की बारिश होती है, सुसाइड डाइव हिट होती है। लेकिन उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन पलटवार करके चोक स्लैम हिट करते हैं, वो भी अनाउंसर डेस्क के ऊपर। भाई ये अनाउंसर डेस्क ना टूटने वाला, सुनामी का रिटर्न करवाना पड़ेगा तभी जाकर कुछ होगा भाई इस अनाउंस डेस्क का। वेल उसके बाद जो है यहाँ पर जेकब फाटू अगेन पलटवार करते हैं, वो ब्रॉन स्ट्रोमन को धोते धाते भाई बैरिकेड प्रोडक्शन एरिया में आ जाते हैं। और यहाँ पर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन पलटवार करके एक चोक स्लैम हिट करते हैं और 2 टेबल्स के आर पार कर देते हैं। यहाँ पर जेकब फाटू को ब्रॉन स्ट्रोमन मॉन्स्टर्स लड़ेंगे भाई तो ऐसे ही तबाही होगी। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन तो भाई चिल्ला रहे होते हैं किंग कॉन्ग की तरह, लेकिन नीचे जेकब फाटू भाई उठ जाते हैं। ऐसे मूव्स के बाद भाई लोग उठते नहीं है, लेकिन जेकब फाटू भाई जेकब फाटू है। तो भाई यही चीज कोई बंदे करते तो भाई ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, ना ही कुछ मजा आता। लेकिन क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन सोलो सिकोआ जेकब फाटू इन्वॉल्व थे यहाँ पर, तो इसलिए भाई मजा आया भाई इस वाले सेगमेंट में। वेल जॉन सीना की हाइप क्लिप अगेन दिखाई गई। उसके बाद कोडी रोड्स आए अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर, क्योंकि उन्हें फोड़ दिया गया बुरी तरीके से। ट्रेविस स्कॉट ने भाई क्या थप्पड़ मारा था, शायद उसी के निशान है ये, या फिर हो सकता है मेकअप भी करवा के आया कोडी रोड्स। वेल यहाँ पर सीना सक के नारे लग रहे होते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि तो क्या बात करना चाहते हो, ऑब्वियसली तुम सब उसी बारे में बात करना चाहते हो। मेरी बेटी ने भी मुझसे पूछा था कि ये क्या हुआ पिताजी आपको, तो मैंने कहा कि मैं दीवार से टकरा गया था। तो मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि दीवार से तो मैं टकराया था, एक ऐसी दीवार जिसे खड़ा किया था द रॉक ने। उन लोगों ने उस दीवार को खड़ा किया था और उस दीवार से मैं टकराया बुरी तरीके से। तुम सभी बताओ कि मैं उसको कैसे समझाता कि एक ऐसा इंसान जो सच है, जो कि हमारा हीरो है, जो जिसके नाम की कसमें खा सकते हैं लोग, उस इंसान ने जो यहाँ पर नेवर गिव अप का स्लोगन लेकर आता है, सबकी उम्मीद बनकर आता है, वो हार गया। वो बोलता है नेवर गिव अप, लेकिन उसने गिव अप कर दिया, उसने हार मान चुकी है। ये मैं चीज कैसे बताता अपनी बेटी को, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो सीना ने मुझसे कही थी जब मैं जीता था यहाँ पर WrestleMania 40 में, जब मैं जीता था, तो उसने कहा था मुझसे कि इस टाइटल का वेट जो है भारी होता जाएगा जितना लंबे समय तक मैं इसे रखूंगा। तो देखो सीना, मेरे पास यहाँ पर ये 300 से ज्यादा है और अभी भी इसका वेट जो है उतना ज्यादा भारी नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज तुम समझ लो, मैं जानता हूँ तुम ये देख रहे हो, तो इसीलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आओ और ले लो। तो भाई सीना का डायलॉग सीना को चिपका दिया। तो भाई सीना और कोडी का जो मैच तो ऑफिशियल हो चुका है और इसीलिए ये सेगमेंट था भाई। और कोडी की बात सुनने में आज थोड़ा सा मजा आया भाई। वैसे मैं जो है प्रोमो स्किप कर देता हूँ भाई, कोडी उसके प्रोमोस में नहीं दिखता, लेकिन आज मजा आया भाई सच में। इसके बाद जो है ड्रू मैकिंटायर ने भाई के दौरान आते हुए डेमियन प्रीस्ट को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ब्रायन उनसे इंटरव्यू लेते कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता कि तुम मुझसे पूछ रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही सच्चाई बता दी थी कि जॉन सीना क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, किस तरीके का वो इंसान है, क्योंकि मैंने देख लिया था वो बदल चुका है। मैं सिर्फ सच्चाई बताता हूँ। और तुम बात कर रहे हो डेमियन प्रीस्ट की, तो उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरा आखिरी मौका छीन लिया। उसकी वजह से मेरा आखिरी मौका चला गया रेसलमेनिया में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ने का मौका। तो मैं क्यों ना करूं ये चीज, मेरे पास अब बचा ही क्या है करने को। ड्रू मैकिंटायर यहाँ से जाकर अपनी एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद वो जेमी ऊसो शो के ऊपर आते हैं, क्योंकि इनका एक मैच होता है जो कि भाई काफी ठीक ठाक ही मैच था। एंड में यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं। जीतकर वो जाने लगते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो ड्रू मैकिंटायर है भाई, तो वापस जाने लगता है मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आकर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो भाई ऑब्वियसली चीजें जो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच की तरफ ही जा रही हैं रेसलमेनिया में। तो भाई ठीक ही है भाई, अब देखने को मिल रहा है तो एंजॉय करते हैं। एलए नाइट का ब्रायन इंटरव्यू लेते हैं बैक स्टेज में और एलए नाइट यहाँ पर कहते हैं कि देखो उस टाइम पर जब हम लड़े थे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, तो वहाँ पर ब्लड लाइन आ गई थी, लेकिन अब ब्लड लाइन जो है पिक्चर से बाहर हो चुकी है और अब ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच की बात है। और आज यही फिली में जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का जन्म हुआ था, वहीं दोबारा से जन्म लेगा मेरा टाइटल रेन इसी फिलाडेल्फिया में। और सबको पता चल जाएगा कि ये गेम किसका है। आओ ए नाइट,
जिसके बाद एलए नाइट जाकर अपनी एंट्रेंस करते हैं, शिंसुके नाकामुरा अपनी एंट्रेंस करते हैं, लिलियन गार्सिया इस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच को अनाउंस करती है जो कि शो का मेन इवेंट था। ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट में काफी स्लो पेस चलता है और यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा एक बैक सुपर प्लेक्स हिट करते हैं, वो भी टॉप रोप से भाई एलए नाइट के ऊपर खिंसासा लगाने जाते हैं, लेकिन पलटवार होता है एलए नाइट की तरफ से। यहाँ पर काफी पलटवार चल रहे होते हैं, लेकिन फाइनली एलए नाइट भी यहाँ पर अपना सुपर प्लेक्स हिट कर देते हैं टॉप रोप से, जिसके बाद एलए नाइट टॉप रोप से ही एल्बो ड्रॉप भी हिट करते हैं। उसके बाद जब बीएफटी के लिए जाते हैं तो यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा बचकर रिंग साइड पर चले जाते हैं, जहां पर वो चेयर निकाल कर आते हैं ताकि मैच डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन एलए नाइट चेयर छीन लेता है और मारने जाता है, लेकिन चार्ल्स बोलता है कि भाई मत मार वरना तू हार जाएगा। तो एलए नाइट नहीं मारते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा उसी चेयर को लेकर रिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन चार्ल्स भाई जो रेफरी है भाई चार्ल्स वो चेयर छीन लेता है और भाई चार्ल्स को जो पॉप मिलती है उस मोमेंट पर वो अमेजिंग थी। जिसके बाद एलए नाइट अटैक करने आते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा हट जाते हैं। शिंसुके नाकामुरा पॉइजन मिस का इस्तेमाल करते हैं, उस रेड पॉइजन मिस का, लेकिन एलए नाइट हट जाते हैं और वो जाकर रेफरी के ऊपर ही लग जाती है, यानी कि चार्ल्स के ऊपर। उसके बाद रोल अप करके पिन करने का ट्राई करते हैं एलए नाइट, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट भाई, यहाँ पर पिन नहीं हो सकता, रेफरी ढेर पड़ा है। तो यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा भाई एक अजीब सी खिंसासा हिट करते हैं भाई, मतलब वो बिल्कुल ऊपर ही चढ़ जाते हैं भाई एलए नाइट के। और उसके बाद उन्हें चेयर दिखती है तो वो चेयर मारने के लिए आते हैं, लेकिन एलए नाइट पलट वार करके उसी चेयर के ऊपर एक बीएफटी हिट कर देता है, पिन करता है, और एक दूसरा रेफरी आता है और वो पिन फॉल करवाता है 1 2 3। एलए नाइट यहाँ पर दूसरी बार कैप्चर कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को और बन जाते हैं हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और 2 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और बैक स्टेज में जाकर पिक्चर भी लेते हैं ट्रिपल एच के साथ। तो इस तरीके से शो समाप्त हो जाता है एलए नाइट की सेलिब्रेशन के जरिए। लेकिन भाई एलए नाइट जिस तरीके से 3-2-1 कर रहा है भाई, मतलब भाई लोगों का कहना है कि एलए नाइट भी रॉक के साथ एक बंदा और इन्वॉल्व होने वाला, तो भाई ऐसे देखकर तो लग रहा है जैसे एलए नाइट ही वो बंदा है। वेल शो के ऊपर लेक्स लूगर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड है, तो कोडी रोड्स जाकर उन्हें एक काफी अच्छी खुशखबरी देते हैं कि वो जो है हॉल ऑफ फेम इंडक्टी है 2025 के, तो जो कि काफी इमोशनल, जो कि काफी भाई प्यारा मोमेंट था एक तरीके से। वेल बैक स्टेज में यहाँ पर ब्रायन सेक्सटन शार्लेट फ्लेयर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जहां पर फैब आकर उन्हें इंटरप्ट करती हैं। तो यहाँ पर शार्लेट कहती है कि ठीक है अगले हफ्ते तू और मैं लड़ी लेते हैं रिंग के अंदर। तो भाई शार्लेट ने खुद ही बोला कि चलो लड़ते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज में कार्मेलो और मिज बात कर रहे थे और मिज कहते हैं कि अगले हफ्ते मेरा मिज टीवी है, तो क्यों ना उसे हम बना दे मेलोडॉम मिज टीवी, ये अच्छा प्रीमियर एपिसोड हो जाएगा हमारा। लेकिन कार्मेलो मना कर देता है कि नहीं मैं कोई ये सब नहीं करने वाला, वैसे भी मैं रैंडी ऑर्टन की तरह फोर्टनाइट तो नहीं खेल सकता ना घर पे बैठकर। तो रैंडी ऑर्टन आकर कहते कि देख भाई मैं फोर्टनाइट नहीं खेलता हूँ, वो बच्चों का गेम है, मैं एल्डन रिंग खेलता हूँ, समझा। तो भाई जो लोग नहीं समझोगे क्योंकि वो लोग गेम नहीं खेलते होंगे, अगर गेम नहीं खेलते तो भाई कौन सी दुनिया में रहते हो यार तुम लोग। रैंडी ऑर्टन ने भाई यहाँ पर लाख पते की बात कह दी, क्योंकि भाई फोर्टनाइट हो सकता हर कोई खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है, लेकिन एल्डन रिंग भाई उसे खेलना कितना डिफिकल्ट है भाई वो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने उसे ट्राई किया होगा 1-2 बार। तो यहाँ पर इस वजह से कार्मेलो और रैंडी की बात हो रही होती है। तो निक ऑल्डर्स कहता है कि तुम वापस आ चुके हो तो तुम शायद लड़ने के लिए आए, तो अगले हफ्ते क्यों ना तुम और कार्मेलो आपस में एक मैच कर लो। तो कार्मेलो कहता है, तो रैंडी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो लड़ सकता हूँ। मेलो कहता है कि नहीं मैं क्यों इससे लड़ूं, बार बार इससे क्यों लड़वाते हो। तो मिस कहते हैं कि हुए मेन इवेंट थिंग्स समझ, तो अच्छी बात है ये वो लड़ रहा है। तो कार्मेलो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर। तो भाई मिस जो है मैनेजर बन चुका है कार्मेलो के एक तरीके से। फिर इसके बाद जो है DIY का भी एक सेगमेंट होता है जिसमें वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आने वाला है, क्योंकि बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड है करंटली और हम ही सबसे बेस्ट है, इसीलिए हम ही जीतेंगे और हम सबको दिखा देंगे अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो अगले हफ्ते चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन उसके लिए तुम जो है फिलहाल यहाँ पर मौन व्रत धारण करो, जो कि स्टार्ट होता है अभी। तो भाई ब्रायन तो भाई एंकर है, इस वजह से वो कहने लगता है कि तो यहाँ पर DIY कह रहे हैं, लेकिन DIY कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, मौन व्रत धारण कर, उसका माइक ही बंद कर देते कि मत बोला। तो भाई अगले हफ्ते के लिए चीजें सेट हो चुकी हैं, क्योंकि अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन होने वाला है कोई नॉर्मल स्मैकडाउन नहीं होने वाला है, वो होने वाला है बार्सिलोना स्पेन से। भाई स्पेन जाने वाली है WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस DIY के बीच, और वहीं पर बी फैब वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच देखने को मिलेगा, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो हेव्स का मैच देखने को मिलेगा, और इसके अलावा एक मिज टीवी का स्पेशल एपिसोड होगा, जो कि मैं कल सोच ही रहा था कि भाई मिज टीवी क्यों नहीं होता, KO शो क्यों नहीं होता, भाई ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए भाई जो मिज टीवी का रिटर्न होने वाला है विद स्पेशल गेस्ट कोडी रोड्स बार्सिलोना स्पेन में। तो भाई आज का शो मैं तुम्हें बताता हूँ, आज के शो की बात करते हैं। उसका काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई आज का शो काफ़ी बेकार सा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगा लोगों को। तो भाई देखो मैं बताता हूँ, पर्सनली जितने भी मैचेस थे वो कुछ खास नहीं थे, मतलब वो सब के सभी बेकार थे। मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैचेस में मज़ा नहीं आया आज। तो इसलिए भाई जो मैचेस थे उनकी वजह से लोगों को जो है अच्छा नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैच जो है काफ़ी स्लो पेस थे और उसमें मज़ा नहीं आया। ऊपर से जो स्ट्रीट फाइट थी भाई, वो स्ट्रीट फाइट थी ही क्यों भाई, उसमें कुछ चीज़ों का जो है इस्तेमाल हुआ ही नहीं, बस रिंग को ऐसे ही
घेर दिया गया भाई, हाँ सब कुछ है उसमें, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। स्टील चेयर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, केंडो स्टिक और उस रस्सी का यूज़ हुआ था थोड़ा सा, भाई सच में भाई वो स्ट्रीट फाइट वाली फील आई नहीं उसमें, उस मैच में। तो शायद यही एक कारण है। वेल वही मैच जो है सबसे एंटरटेनिंग था वैसे शो का देखा जाए तो। जितने भी सेगमेंट्स थे, प्रोमोज थे, वो काफ़ी बेटर थे भाई। और मैं एक और जस्टिसफाई अगर कोई चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आज का स्मैकडाउन बढ़िया क्यों नहीं था, वो था कि भाई आज चीज़ों की शुरुआत हुई है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत की गई है, कुछ नई स्टोरीज बिल्ड की गई हैं, जैसे कई अंद्रादे और हुम्बर्टो कारिलो वाली, और ये जो मेलोडोम मिस चल रहा है, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है, तो रैंडी ऑर्टन अपनी नई स्टोरी चला रहे हैं केविन ओस के अगेंस्ट। वो फिर से जो है उन्हें अपना बिल्ड करना पड़ेगा चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो नई स्टार्ट हो रही है। और जो भाई चीज़ें टैग टीम डिवीजन में मल्टी पर्सन जा रही थी, अब उनको जो है इकट्ठा किया गया है ताकि वो सिंगल्स ही रह सके। तो मतलब भाई आज के जो स्मैकडाउन था ना, वो चीज़ों को शुरू करने के लिए था। जब चीज़ों का पे ऑफ देखने को मिलता है तब जाकर ज़्यादा मजा आता है। तो भाई शायद इसीलिए आज का स्मैकडाउन थोड़ा फीका तुम्हें लगा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, आगे के जितने भी रॉ स्मैकडाउन होने वाले हैं वो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं होने वाले, क्योंकि सभी जो है ओवरसीज मार्केट में होने वाले हैं, सब लोग यूरोप में होने वाले हैं। और क्योंकि सबके सब यूरोप में होने वाले हैं, तो वहां पर तो ऑलरेडी रॉक, जॉन सीना, रोमन रेंस इन सबको ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया गया है। और अगला मैच कार्ड तो भाई अगले शो का जो मैच कार्ड है वो तो ऑलरेडी जो है काफी स्टैग्ड कर दिया गया है। रैंडी ऑर्टन भी कंप्लीट करने वाला है। तो भाई मैचेस वाइज, प्रोमोज वाइज, सेगमेंट्स वाइज आगे जाकर जितने भी हमें स्मैकडाउन और रॉ देखने को मिलने वाले हैं, एब्सोल्यूट बैंगर टाइप होने वाले हैं, क्योंकि हर एक वीकली शो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट जैसा फील होने वाला है, क्योंकि सबके सब जो है ओवरसीज जा चुके हैं। तो भाई वहां पर तो इन्हें बैंगर चीजें देनी ही पड़ेंगी, अगर ना चाहते हुए भी इन्हें देनी पड़ेंगी भाई। तो काफी मजा आएगा अगले हफ्तों में, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन अब फुल ऑन जा चुका है। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर, मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए